जरा सोचो, एक छोटी सी बच्ची जो कि मैथ की एक जीनियस है, लेकिन जब दुनिया को उसकी हकीकी ताकत के बारे में पता चलता है तो उसकी कस्टडी को लेकर एक जंग शुरू हो जाती है। क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक एडलर अपनी भतीजी मैरी से कह रहा है कि स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। वो उसे बताता है कि आज उसके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया गया है। मैरी स्कूल जाने के लिए मान नहीं रही थी और बहाने बनाने लगती है, जैसे कि उसका एक आंख वाला बिल्ला फ्रेड, उसका ध्यान कौन रखेगा। फ्रैंक उसे कहता है कि फ्रेड तो ठीक रहेगा। फिर मैरी उस स्पेशल नाश्ते की मांग करती है जो कि उसे बताया गया था, पर फ्रैंक सिर्फ केलॉग्स सीरियल का डब्बा दिखाता है जिसके ऊपर स्पेशल लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो अजीब सा मुंह बना लेती है। फ्रैंक उसे बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है जहां मैरी पहली बार स्कूल जा रही होती है। फ्रैंक की पड़ोसन रोबर्टा उसके साथ घर लौट आती है। वो चिंतित होती है कि मैरी स्कूल जा रही है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। फ्रैंक भी थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। स्कूल में मैरी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगती। उसकी टीचर बोनी क्लास में छोटे बच्चों से सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रही होती है। मैरी सभी को बेइज्जती भरी निगाहों से देख रही होती है क्योंकि उसके हिसाब से ये बहुत आसान है। फिर बोनी मैरी से टफ क्वेश्चन पूछती है जो कि वो आसानी से सोल्व कर लेती है। जैसे जैसे सवाल मुश्किल होते जाते हैं, खास करके मल्टीप्लिकेशन वाले, मैरी थोड़ा रुकती है और बोनी सोचती है कि शायद इसे ये नहीं आता। थोड़ी देर बाद मैरी करेक्ट आंसर दे देती है। बोनी कैलकुलेटर से वेरीफाई करती है और देखकर हैरान रह जाती है। वो जवाब बिल्कुल ठीक था। तब उसे समझ आती है कि मैरी एक आम बच्ची नहीं है। प्रिंसिपल मिस डेविस क्लास में आती हैं और सब बच्चे सम्मान से उनका स्वागत करते हैं, पर मैरी कैजुअली बिहेव करती है और जोर से चिल्लाकर डेविस और बोनी से फ्रैंक को बुलाने के लिए कहती है ताकि वो उसे आकर यहाँ से ले जाए। उसी दिन फ्रैंक मैरी को लेने आता है। बोनी उसे रोककर बात करती है और समझाने की कोशिश करती है कि मैरी बहुत खास बच्ची है, पर फ्रैंक उसकी बात को नजरअंदाज करता है और कहता है कि ये सिर्फ जैको ट्रैकनबर्ग मेथड है जो कि मैरी ने यूज किया था मैथ को सॉल्व करने के लिए। बोनी कहती है कि मैरी सिर्फ 7 साल की है, जिस पर फ्रैंक मुस्कुरा कर कहता है कि उसने ये मेथड 8 साल की उम्र में सीखा था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोनी बाद में जैको ट्रैकनबर्ग मेथड के बारे में सर्च करती है और वो ये देखकर बहुत प्रभावित होती है कि मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। फ्रैंक एक बोट में काम कर रहा होता है। मैरी उसे पूछती है कि क्या वो बोट को टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। फिर दोनों बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं और अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। फ्रैंक मैरी से कहता है कि उसकी माँ चाहती थी कि उसके अच्छे दोस्त बने और वो अपने दोस्तों के साथ रहे। फिर मैरी अपने बिल्ले फ्रेड को स्कूल ले जाती है और उसके क्लासमेट्स को दिखाती है। बच्चे उसे पूछते हैं कि फ्रेड की एक आंख कैसे चली गई। मैरी जवाब देती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने उसे कचरे के डब्बे से उठाया था और ऐसे कह सकते हो कि उसने उसका जीवन बचाया था। बोनी धीरे धीरे मैरी के करीब आती जाती है। वो मैरी को एक्स्ट्रा होमवर्क देती है क्योंकि उसे पता था कि मैरी अपना काम दूसरे बच्चों से जल्दी कर लेती है। मैरी बोनी की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और बोनी भी उसे प्यार भरी मुस्कुराहट से देखती है। बोनी एडलर परिवार के बारे में और खोजने लगती है। पहले वो फ्रैंक एडलर के बारे में डिटेल ढूंढती है पर उसे कुछ खास मिलता नहीं है। फिर वो फ्रैंक एडलर की बहन डियाना एडलर के बारे में पढ़ती है। डियाना एक चाइल्ड प्रोडिगी थी जो कि मैथ में बहुत अच्छी थी। MIT के एक प्रोफेसर सैनमोर शैकलैंड ने उसे एक एक्सेप्शनल माइंड बोला था जो कि दुनिया की मदद कर सकता था। ज्यादा पढ़ने पर बोनी को पता चलता है कि डियाना ने सिर्फ 27 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी बेटी मैरी को फ्रैंक के सहारे छोड़ दिया था। उसके बाद बोनी फ्रैंक से मिलने उसके लोकल बार फर्ग में जाती है। फ्रैंक उसे अपनी बातें शेयर करता है। वो बताता है कि जब डियाना एक छोटी सी मैरी के साथ उसके घर आई थी तब वो एक डेट के लिए लेट हो रहा था। डियाना ने कहा कि उसे फ्रैंक से बहुत जरूरी बात करनी है, पर फ्रैंक ने उसे टाल दिया और कहा कि वो बाद में सुनेगा। जब वो अपनी डेट से लौट आया, मतलब जब वो उस रात को वापस आ गया, तो उसने मैरी को सोफे पर और डियाना को बाथरूम के फ्लोर पर पड़ा हुआ देखा। ये सब उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसे लगता है कि उसे पहले समझना चाहिए था। फिर बोनी उसके परिवार के बाकी लोगों के बारे में पूछती है। फ्रैंक बताता है कि मैरी का जो बायोलॉजिकल फादर है वो 1 महीना भी नहीं टिक सका और डियाना को छोड़कर चला गया। उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है और एक कठोर और पूरी तरह से ब्रिटिश औरत है। मैरी स्कूल जाने के लिए बस में होती है। वो देखती है कि उसका एक क्लासमेट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर बस के ऊपर चढ़ रहा है। पहले तो मैरी थोड़ा चिंतित होती है और सोचती है कि शायद उसका प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं है। तभी एक बड़ा लड़का जो कि 12 साल का होता है उस छोटे लड़के को तंग करता है और इसी दौरान उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। मैरी आगे बढ़ती है और उस लड़के की मदद करती है। वो बुली को रोकने के लिए उस लड़के के मुंह पर किताब से जोर से मार देती है। बाद में जब फ्रैंक स्कूल में आता है तो उसकी नजर उस बुली के ऊपर पड़ती है जिसकी नाक से खून बह रहा होता है। वो तुरंत मैरी से मिलता है और चेक करता है कि वो ठीक है ना। प्रिंसिपल डेविस फ्रैंक से कहती है कि मारपीट अलाउ नहीं है। फ्रैंक कहता है कि वो मैरी को समझा देगा, पर उसे इस बात पर गर्व है कि उसने बुली का सामना किया। प्रिंसिपल सजेस्ट करती है कि मैरी को ऑक्स एकेडमी फॉर गिफ्टेड एजुकेशन में पढ़ना चाहिए, जहाँ उसके टैलेंट के अनुरूप उसको शिक्षा मिलेगी। फ्रैंक पैसे की चिंता जाहिर
जाहिर करता है, पर प्रिंसिपल कहती है कि मैरी को फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। पर फ्रैंक ये कहकर ऑफर मना कर देता है कि मैरी की माँ की ये ख्वाहिश थी कि मैरी एक आम बच्ची की तरह पली बढ़ी जानी चाहिए और एक आम से स्कूल में पढ़नी चाहिए। बॉनी उसे कहती है कि क्या वो अपने फैसले पर श्योर है, पर फ्रैंक सिर्फ इतना कहता है कि उसे नहीं पता। मैरी अपने क्लासमेट से अपने व्यवहार के बारे में माफी मांगती है। फिर पूरी क्लास के सामने जस्टिन, जो उसका क्लासमेट है, उसके प्रोजेक्ट को सबसे अच्छा कहकर उसकी तारीफ करती है। जब फ्रैंक और मैरी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मैरी की दादी एवलिन दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही होती है। एवलिन मैरी के लिए एक महंगा लैपटॉप और एक एडवांस अलजेब्रा की किताब लेकर आई होती है, जो कि चार्ल्स जिमर ने लिखी थी। मैरी बिना किसी उत्साह के कह देती है कि उसने ये किताब पहले ही पढ़ लिया है और अब वो डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ रही है। फ्रैंक मैरी से कहता है कि वो एवलिन को धन्यवाद करे। एवलिन फ्रैंक की जीवन शैली से संतोष नहीं है और उसके ऊपर टिप्पणी करती है। फ्रैंक और एवलिन लंच के लिए मिलते हैं। एवलिन कहती है कि वो मैरी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है और चाहती है कि उसे एक बेहतर माहौल मिले। वो फ्रैंक को चेतावनी देती है कि अथॉरिटीज इस मामले के ऊपर तफ्तीश कर सकती हैं। फ्रैंक कहता है कि डियाना कभी भी नहीं चाहती थी कि एवलिन मैरी की कस्टडी ले। एवलिन मैरी की माँ डियाना और फ्रैंक दोनों को कमजोर बताती है और धीरे से उसे कह देती है कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा। फ्रैंक और मैरी एक साथ टाइम बिताते हैं। मैरी उसे गॉड पर विश्वास के बारे में सवाल करती है। फ्रैंक कहता है कि उसके अपने विचार हैं जो कि शायद गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए उसे मैरी के विचारों को प्रभावित करने का कोई हक नहीं है। मैरी रोबर्टा का जिक्र करती है। फ्रैंक कहता है कि रोबर्टा विश्वास रखती है और मैरी से बहुत प्यार भी करती है। वो मैरी से कहता है कि अंत में सब एक साथ ही रहेंगे और बस यही मायने रखता है। रोबर्टा ये साबित करती है कि वो फ्रैंक और मैरी की बहुत परवाह करती है जब वो कोर्ट में फ्रैंक और मैरी की मदद के लिए आती है ताकि मैरी की कस्टडी उसकी दादी माँ एवलिन के हाथ में ना जाए। कोर्ट में ये स्पष्ट किया जाता है कि एवलिन मैरी को मैसाचुसेट्स ले जाना चाहती है, पर फ्रैंक चाहता है कि वो उसके साथ रहे। बाद में फ्रैंक रोबर्टा से कहता है कि वो एक रात के लिए मैरी का ध्यान रखे। रोबर्टा मान जाती है, लेकिन वो इस केस के बारे में टिप्पणी देते हुए कहती है कि वो सिर्फ एक पड़ोसन है, ना तो उसका कोई खून का रिश्ता है और ना ही कोई ऐसी शख्सियत जिसके विचार मायने रखते होंगे। लेकिन फिर भी वो मैरी से बहुत प्यार करती है। मैरी उस रात रोबर्टा के घर रुकती है, उसके साथ गाने गाती है और बहुत अच्छा वक्त बिताती है। उसी नाइट बोनी और फ्रैंक बार में मिलते हैं। बोनी समझती है कि उसने डेविस को कोई भी जानकारी लीक नहीं की थी। दोनों ड्रिंक्स के साथ और करीब आ जाते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं। बोनी कहती है कि वो फ्रैंक के साथ ज्यादा करीब नहीं आ सकती, पर फिर भी वो एक साथ रात बिताते हैं। मैरी फ्रैंक के घर में एक डीवीडी ढूंढ रही होती है, तभी वो देखती है कि बोनी चुपके से फ्रैंक के कमरे से निकल रही होती है। मैरी मजाक करने लगती है। जब फ्रैंक को ये बात पता चलती है तो वो बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि उसे पर्सनल लाइफ जीने के लिए भी समय नहीं मिलता। मैरी इस बात के ऊपर उदास हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। बाद में फ्रैंक मैरी से माफी मांगता है और दोनों फिर से सुलह कर लेते हैं। रोबर्टा फ्रैंक की जिम्मेदारी ना उठाने वाली आदत पर गुस्सा हो रही होती है। तभी फ्रैंक अपना मेल बॉक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि मैरी अपनी दादी के साथ 2 दिन के लिए बूस्टन जा रही है। मैरी जब बूस्टन पहुंच जाती है तो उसे उसके परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। उसमें उसकी माँ डियाना और नानी की जवानी की तस्वीरें होती हैं और फ्लोरिडा में बोनी और फ्रैंक एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। एवलिन मैरी को एक यूनिवर्सिटी ले जाती है और उसे 7 मिलियन प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। मैरी को ग्रिगोरी प्रिलिमैन की भी तस्वीर दिखाती है, जिन्होंने पॉइनकेयर कंजक्चर पर काम किया था। एवलिन याद करती है कि अगर डियाना ने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लिया होता तो आज उसकी भी तस्वीर यहाँ लगी होती। मैरी कहती है कि एक दिन वो भी चाहती है कि उसकी तस्वीर भी यहाँ पर आए। प्रोफेसर शैंकलैंड मैरी को एक कठिन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देता है। जब वो काफी समय तक इसको सॉल्व नहीं कर पाती तो वो एवलिन से कहता है कि शायद मैरी इतनी काबिल नहीं है जितना कि हमने सोचा था। एवलिन गुस्से से वहाँ से जा रही होती है और कह रही होती है कि शैंकलैंड के पास आना ही गलती थी। तभी मैरी उसे कहती है कि इक्वेशन ही गलत दी गई थी, इसी वजह से वो अनसॉल्वेबल थी। वो दोनों वापस शैंकलैंड के पास जाते हैं, जहाँ मैरी इक्वेशन को करेक्ट करती है और पूरा सॉल्व कर लेती है। शैंकलैंड इस बात से चकित रह जाता है। जब वो घर लौटती है तो वो फ्रैंक से कहती है कि एवलिन अच्छी है, पर वो उसके साथ ही रहना चाहती है। फ्रैंक उसे वादा करता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। मैरी एक सोशल वर्कर पैट से मिलती है, जो उसे उसकी जिंदगी के बारे में अलग अलग सवाल करती है। मैरी कहती है कि वो फ्रैंक के साथ अल्टीमेट फाइटिंग देखती है। वो ये भी बताती है कि फ्रैंक ने उसे हमेशा अपने पास रखने का वादा किया था और वो एक अच्छा इंसान है। पैट पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। मैरी जवाब देती है कि फ्रैंक ने उसे शुरू से ही चाहा था, चाहे वो स्मार्ट होती या नहीं। मैरी के बायोलॉजिकल फादर को कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है। वो चाहता है कि एवलिन मैरी की कस्टडी ले, पर फ्रैंक का वकील सबके सामने सच रख देता है और उसे शर्मिंदा कर देता है। उसका बाप अपनी बेटी का मिडिल नेम तक नहीं जानता होता और उसे कभी मिला भी नहीं होता। इस दौड़ में फ्रैंक जीत जाता है। कोर्ट के बाद एवलिन फ्रैंक से मिलती है और कहती है कि उसे अपने बेटे के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं है। फ्रैंक सिर्फ इतना कहता है कि उन दोनों की तो हमेशा से ही अनबन रही है। मैरी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसका लापरवाह बाप उसे मिलने तक नहीं आया, जबकि वो शहर में ही रहता था। बाद में फ्रैंक मैरी और रोबर्टा के साथ हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करता है। वो दोनों एक साथ एक लड़के के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं। फ्रैंक मैरी को कहता है कि वो भी इसी तरह पैदा हुई थी और उसके जन्म पर भी सब लोग इतने ही खुश थे। वो कहता
है कि उसने ही आकर सबको मैरी के पैदा होने की खुशखबरी दी थी। मैरी खुशी से हॉस्पिटल में उस परिवार के साथ जाकर जश्न मनाने लगती है। बाद में जब एवलिन कोर्ट में गवाही देती है तो फ्रैंक का वकील नोटिस करता है कि उसने बेसबॉल का जिक्र किया। फिर एवलिन और फ्रैंक के वकील के बीच में तेज बहस शुरू हो जाती है कि कैसे डियाना को सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ने के लिए दिया गया और उसे कभी किसी और चीज का अनुभव नहीं करने दिया गया, ना खेलने दिया गया, ना एक नॉर्मल जिंदगी जीने दी। फ्रैंक का वकील पॉल का जिक्र करता है जो कि डियाना का पहला प्यार था जब वो 17 इयर्स की थी। पॉल और डियाना स्कीइंग के लिए वर्मोंट के एक रिजॉर्ट में गए थे। वकील एवलिन को दोषी ठहराता है कि उसने पॉल के ऊपर किडनैपिंग का केस कर दिया, जिसकी वजह से डियाना इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने 1999 में अपनी जान लेने की कोशिश की। एवलिन इस बात को कोई बड़ा मुद्दा नहीं मान रही होती और कहती है कि उसने अपनी तरफ से डियाना की अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश की थी। फ्रैंक कोर्ट में गवाही देता है और कहता है कि वो एक फ्रीलांसर है जो कि बोट्स को रिपेयर करता है। एवलिन का वकील ये सवाल उठाता है कि मैरी की सेहत, पढ़ाई और जिंदगी की बाकी जरूरियात का ध्यान कौन रखेगा। फ्रैंक कहता है कि वो चाहता है कि मैरी एक आम सी बच्ची की तरह जिंदगी गुजारे। वकील मैरी के स्कूल में एक बुली को मारने के ऊपर बात उठाता है और बताता है कि फ्रैंक ने भी एक बार एक आदमी को मारा था। फ्रैंक समझाता है कि वो एक शराबी था और मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उसको मारा, जिसकी वजह से मुझे एक रात जेल में बितानी पड़ी। उसी रात फ्रैंक का वकील उसे एक सलाह देता है कि मैरी को टेम्परेरी फोस्टर फैमिली के पास भेज दिया जाए। जब वो 12 साल की हो जाएगी तो वो अपना फैसला खुद ले सकेगी कि उसे कहाँ रहना है। फोस्टर फैमिली टेम्पा में रहती थी जो सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पर है, तो फ्रैंक उसे मिल भी सकता है। एवलिन को भी मिलने का हक दिया जाता है। जब उन्हें कोई और ऑप्शन दिखता ही नहीं है, फ्रैंक मैरी को फोस्टर होम भेज देता है। मैरी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो जोर जोर से रोती है और फ्रैंक से कहती है कि उसने वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रोबर्टा और फ्रैंक मैरी की कमी को महसूस करते हैं और उसके बिना बहुत उदास रहते हैं। बाद में फ्रैंक बोनी से कहता है कि उसने बहुत बार सोचा कि मैरी को चाइल्ड सर्विसेज के हवाले कर दे, पर वो कभी भी उसे अलग नहीं कर पाया। वो अपने आप को इस पूरे हालात का दोषी मानता है। फ्रैंक मैरी से मिलने जाता है पर फोस्टर फादर कहता है कि मैरी उसे मिलना नहीं चाहती। फ्रैंक का दिल टूट जाता है। रोबर्टा उसको सहारा देती है। उसके बाद बोनी एक अडॉप्टेबल पेट्स का पोस्टर देखती है जिसमें फ्रेड, जो कि मैरी का बिल्ला था, उसकी तस्वीर लगी हुई होती है। वो तुरंत फ्रैंक को ये भेजती है। फ्रैंक बिना देरी किए एनिमल सर्विसेज पहुंच जाता है और फ्रेड को बचाने में सफल हो जाता है और उसके साथ ही वो 2 और बिल्लियों को भी ले आता है। पता चलता है कि एवलिन ने ही फ्रेड को अडॉप्शन के लिए दिया था। उसके बाद फ्रैंक और रोबर्टा मैरी से मिलने जाते हैं जहाँ पर एवलिन भी होती है। तो फ्रैंक एवलिन को डियाना के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो कि ये प्रूव करते हैं कि डियाना ने नेवियर स्टोक इक्वेशन का प्रूफ कंप्लीट कर दिया था। फ्रैंक समझाता है कि डियाना चाहती थी कि ये काम सिर्फ एवलिन की मौत के बाद पब्लिश हो। इसका मतलब ये था कि एवलिन ने ही डियाना की इच्छाओं को दबा दिया था। फ्रैंक और मैरी एक दूसरे से फिर से मिल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो रोबर्टा के साथ गाड़ी में निकल जाते हैं। एवलिन डियाना के हाथ से लिखे हुए आंसुओं से भरे नोट्स देखती है जिसमें कुछ डूडल्स भी बने हुए होते हैं और वो ये सब देखकर रोने लगती है। वो MIT कॉल करती है और शैकलैंड से संपर्क करती है। उसके बाद मैरी यूनिवर्सिटी जाने लगती है जहाँ से फ्रैंक उसे लेने जाता है। गाड़ी में दोनों बात करते हैं। फ्रैंक उसे रेनी डिस्कार्ट की एक किताब देता है जो कि एग्जिस्टेंस के बारे में है। मैरी मजाक में फ्रैंक से इसके बारे में छेड़छाड़ करती है। फ्रैंक उसे पार्क ड्रॉप करता है जहाँ वो अपनी गर्ल स्काउट्स की टीम के साथ खेलने लगती है। फ्रैंक दूर से बोनी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।